अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त आज की दो बड़ी अहम स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। पहली जो स्टोरी है वो लंदन से मुतल्लिका है जहां पे मैं हूं, और ये स्टोरी है लंदन में किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ना सिर्फ अपने मुल्क से मुतल्लिका लोगों को, क्योंकि वो पाकिस्तान के महज शहरी नहीं है, बरतानिया के भी शहरी हैं, उनको दहशतगर्द करने में तुली हुई है और इस चक्कर में वो अपने आप को फर्दर एक्सपोज कर रही है। कुछ ऐसी तफसीलात हमारे सामने आई हैं कुछ सोर्सेज से जो बड़ी हैरान कुन है, लेकिन ये निशानदेही करती हैं कि कितनी ही इस वक्त जाहिलाना सोच पाई जाती है हुकूमत पाकिस्तान के सियासी लोगों में, जो आगे वहां पे फौजी काम कर रहे हैं, और फिर जो हमारी एम्बेसियों में लोग बैठे हुए हैं वो किस किस्म की और किस नोयत की इस वक्त भोंडी हरकतों में मसरूफ है। और वो स्टोरी आपसे शेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पाकिस्तान में आईपीपी से रिलेटेड और जो बिजनेस का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है उस पर आपको एक बड़ी जिसे कहते हैं धमाके वाली खबर आपसे शेयर करेंगे, बैकग्राउंड स्टोरी की शेयर करेंगे, जो आज बिजनेस रिकॉर्डर की एडिटोरियल के अंदर बड़े ढके छुपे अल्फाज में कुछ लिखा गया। चूंकि मेरे पास वो पूरी एक स्टोरी मौजूद थी, मैंने कहा चले आज आपको खुल के वो पूरी कहानी सुना देते हैं कि दरअसल ये बिजनेस रिकॉर्डर के एडिटोरियल के पीछे की असल दास्तान क्या है। शुरू करते हैं बात लंदन में काजी फरौड ईसा या काजी शुतुरमुर्ग के खिलाफ होने वाले एहतजाज के ऊपर, जो इस वक्त फॉलो अप जारी है, और वो मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में जी कि हम इनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे, पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, और फिर इनके पाकिस्तान हवाल की, और फिर कुछ अपने लोगों से ये खबरें लगवाना, उसकी कुछ हकीकत आपसे आश्कार करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो सारी इशू हुआ उसके ऊपर ये बात की गई कि जी मोहसिन नकवी की जानिब से कि इनके पासपोर्ट वगैरह, वो तो धमकी उन्होंने उसके ऊपर अमल कर दिया पाकिस्तान की हद तक। फिर काफ़ी दिनों तक बरतानिया में ऐसा कोई काम नहीं किया गया। अच्छा, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, किसी के ऊपर कोई हमला होता है, तो वो उस इंसिडेंट की रिपोर्ट करता है पुलिस की तरफ। उस इंसिडेंट की रिपोर्ट काजी फरौड ईसा की जानिब से बिल्कुल नहीं की गई, जो अभी तक हमारी वो भी गैर मुसद्दका इतलात है। मैंने लास्ट जो अपने वीलॉग के ऊपर इसके ऊपर बात की थी, उस वक्त मैंने डॉन की आतिका रहमान की, जो कि लंदन में रिपोर्टर हैं डॉन की, उनकी स्टोरी शेयर की थी कि उनकी खबर के मुताबिक अभी तक कोई भी रिपोर्ट जो है वो पुलिस को फॉर्मली नहीं फाइल की गई, और पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं है। आज लंदन में एक और सहाफ़ी हैं मुर्तज़ा शाह साहब, उन्होंने खबर की है कि लंदन में उनकी पुलिस के ज़राए ने कंफर्म किया है कि शायद कोई रिपोर्ट फाइल कर दी गई है, यानी कि कंप्लेंट फाइल कर दी गई है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की जानिब से, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई आगे एक्शन जो है वो लंदन पुलिस ने नहीं लिया है। अब यहाँ पे ज़रा सा तौक़ुफ़ कर लीजिए। मुर्तज़ा शाह साहब ने स्टोरी की है, ज़ाहिर बात है उन्होंने लंदन पुलिस से कंफर्म किया होगा तभी वो स्टोरी की है, और वो चीज़ फाइल भी शायद कर दी गई हो। अब पहली चीज़ ये है कि ये देखिए बात कि किस दिन का वाक़या था और कितने दिन बाद ये रिपोर्ट फाइल की गई है, ये दरख्वास्त फाइल की गई है, और फिर दरख्वास्त फाइल करने वाले कौन है, वो पाकिस्तान का हाई कमीशन है। अब वो उन्होंने जो दरख्वास्त फाइल की उसके क्या मतन है, ये मुर्तज़ा शाह साहब अपनी स्टोरी में बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनके बड़े वसाइल हैं यहाँ पे लंदन में। लेकिन मेरी जो इतलात है वो इससे मिलती जुलती एक और भी कम्युनिकेशन है जो पाकिस्तान हाई कमीशन से होम ऑफिस के साथ की गई, और हमारी ये इतलात हैं, हमारे ज़राए का ये कहना है, अब अगर वो ज़राए गलत हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे ज़राए का दोनों तरफ, यानी कि हाई कमीशन भी और होम ऑफिस में भी कंफर्म करने के बाद उनका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन कोशिश ये थी, जो हमारी एम्बेसी के इसमें लोग इन्वॉल्व थे, और शायद एम्बेसडर इसको या हाई कमिश्नर जो है, आप जानते हैं कितनी वो चापलूसी करता है हुकूमत की, और अपनी उस नौकरी के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहा। वो उनकी जानिब से ये कोशिश की गई कि किसी तरह से इसमें दहशतगर्दी का टांका लगाया जाए, यानी कि जो एहतजाज करने वाले थे और जिन्होंने इंतजार किया काजी फैज ईसा का मिडिल टेम्पल में बाहर आने से और उनकी गाड़ी के पीछे भागे वगैरह, उसको उन्होंने दहशतगर्दी का रंग देने की कोशिश की, और जिसके ऊपर होम ऑफिस के अंदर उनका थोड़ा सा माथा ठनका कि हजूरे वाला क्या ये दहशतगर्दी है। होम ऑफिस वाले, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की हुकूमत की ये जो थोक के हिसाब से दहशतगर्दी की क्लॉजेस लोगों के खिलाफ लगानी है, उस पर पहले ही उनके कान काफी हद तक खड़े थे।
लेकिन अब ये जो उन्होंने भोंडी हरकत की उससे तो वो बिल्कुल उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि ये अगर आपका तरीका है तो फिर तो ये एक बहुत क्वेश्चनेबल कंडक्ट है कि आप टेररिज्म जैसा एक सीरियस और हेनियस चार्ज या एलिगेशन आप वैसे ही किसी के ऊपर लगा देते हैं, अपने सियासी मुखालफों के ऊपर लगा देते हैं। ये लोग तो एहतजाज कर रहे थे। अब एहतजाज में लेट्स सपोज, मैं ये हरगिज नहीं कहता और मैं बार बार कॉन्टेस्ट करता हूं क्योंकि मैं वीडियो को बार बार देखा है, उसमें कोई फोर्स यूज नहीं हुई, कोई लॉ नहीं तोड़ा गया। लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर कोई यूज ऑफ फोर्स हो भी जाती या वहां पे कोई इस किस्म का अल्टरकेशन हो भी जाती तो वो हरगिज दहशतगर्दी के ज़मन में नहीं आती। यहाँ का एक महज़ब माशरा है, जमहूरी माशरा है, जिसके अंदर आप एहतजाज कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। माजी में इसी हुकूमत पाकिस्तान ने और इसी एम्बेसी ने कोशिश की, जो एक और पाकिस्तान से आए हुए और हुकूमत के शदीद क्रिटिक और मुखालिफ मेजर आदिल राजा हैं, उन्होंने यहाँ पे जब अपने वीलॉग उनका मशहूर हुआ, उनको बहुत सारा लोग देखते थे, बड़ी उनकी फॉलोइंग थी और उनका अंदाज भी बड़ा जाराना था जो फौजियों को बहुत बुरा लगता था। तो उनके ऊपर बाकायदा मतलब एक बहुत ज़हीन किस्म का डॉक्यूमेंट फाइल किया गया दहशतगर्दी के चार्जेस, और उनको 8 महीने के लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेट भी किया। शायद उनको एक दफ़ा डिटेन भी किया गया, उनकी क्वेश्चनिंग की गई क्योंकि एलिगेशन बहुत सीरियस थे। और जब कोई भी हुकूमत ये एलिगेशन लगाती है तो फिर जाहिर बात है जो रिसीविंग गवर्नमेंट होती है, जैसे यूके है, उसको उन्होंने बड़ा सीरियसली लिया और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो एक चपेट हुकूमत पाकिस्तान के मुंह पर पड़ी कि एक बंदा जो अपनी आज़ादी राय कर रहा है, जो आपसे डिसेंट कर रहा है और वो आपसे अंडर थ्रेट है, वो हरगिज दहशतगर्दी के ज़मन में नहीं आता। क्योंकि राजा साहब के ऊपर उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए थे कि वो पाकिस्तान में लोगों को उकसा रहे हैं, और ये 9 मई के तनाज़ुर में था, और वो पूरे का पूरा जो पाकिस्तान का बनाया हुआ डोसियर था वो बिल्कुल टाइम फिश हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से मुतलका एक और भी माजी में इस तरह की कार्रवाई की गई थी कराची से अल्ताफ हुसैन से मुतलका। अब ये जो उठा के, ठीक है अल्ताफ हुसैन बहुत सारी चीज़ों में मुलव्वस होंगे, लेकिन ये जो चीज़ें उठा के करते हैं हमारे आईएसआई वाले भाईजान, वो अल्ताफ हुसैन साहब भी हाई कोर्ट से जाके मुकदमा जीत आए, और वो जो यहाँ पे इन्होंने वकील रखे हुए थे जिनको लाखों करोड़ों रुपए दिए गए, वो सारा टाइम फिश हो गया। और उसके बाद उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके, वही उनको आईएसआई हायर करती है, उन्हीं को इस्तेमाल करके राजा साहब के खिलाफ वो किया गया। 8 महीनों के बाद नतीजा ये निकला कि उल्टा अब मेरी इतलात ये हैं कि आदिल राजा को जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिली हुई है, क्योंकि वो निशाने पे हैं हुकूमत पाकिस्तान के एजेंटों के। जिस तरह से मैं एक निशाने पे हूं, अब और लोग निशाने पे आ गए हैं। लेकिन इस पूरे टॉपिक के ऊपर जो सबसे जो परेशान कुन बात है, जिसके ऊपर मैंने आज ट्वीट भी की है, और मेरी गुजारिश है जनाब मुर्तजा हुसैन साहब से, वो चाहे आयतकार मान करें, वो भी इस चीज़ के ऊपर स्टोरी करें खुदा के लिए, क्योंकि ये आपकी सहाफती जिम्मेदारी है। जो ब्रिटिश शहरी बरतानिया में मौजूद हैं, मैंने उन लोगों से बात की है, ठीक है, मैंने उनसे पूरी ये मामले के ऊपर डिस्कशन की है, उनसे पूछा है। जो ब्रिटिश शहरी हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स को पाकिस्तान उठाया गया, और मेरी इतला के मुताबिक ये चीज़ शायद पुलिस की नोटिस में भी आ चुकी है। उनको पाकिस्तान उठाया गया, उनके साथ फ़ोन के ऊपर बात करवाई गई, उनको धमकियां दी गई, जिसमें नोमी खान ने खुद, एक उनमें से, ये सारे नहीं हैं लेकिन उनमें से मैं एक का आपको बताता हूँ, नोमी खान ने खुद इंटरव्यू जो है वो अपना दिया हुआ है। अभी सफीना खान है, उनको एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, फिर उन्होंने अपना कोई ट्वीट भी किया था वीडियो, जिसके ऊपर वाज़े तौर पर कहा गया कि किस तरह से उनको फैमिली मेम्बर्स को उठाकर ये सब किया गया, और उनको ट्वीट डिलीट करने का और सब कुछ कहा गया, और ये कहा गया कि आप वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करा के भेजें, जो कुछ दिन पहले हमने बात भी की थी। अब अर्ज ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बरतानिया के कानून के मुताबिक ब्लैकमेल के ज़िम्मे में आती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपका कोई भी बरतानवी शहरी हो, हम फर्ज कर लेते हैं कोई सफ़ेद फार्म हो, और उसको इटली का कोई माफिया जो है वो उसके फैमिली मेंबर्स को उठा ले और उसको कोई इलीगल काम करने का कहे, इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। ये यूके में रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ की पुलिस की और नेशनल क्राइम एजेंसी की कि वो इस चीज़ के अंदर देखे। और मेरी इतलात ये हैं कि बरतानवी इदारों ने इस मामले को देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये मामला माजी में मेरे साथ भी हो चुका है और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनके साथ ये हो चुका है। और अब ये मामला
इन पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ हो रहा है जो एहतजाज करते हैं और पाकिस्तान के मामले के ऊपर वो यहाँ पे अपना अपना हक आज़ादी राय इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है और हमारी तो ख्वाहिश होगी कि जो लोग यहाँ पे से खबरें करते हैं लंदन से, वो खैर इस चीज़ के ऊपर भी खबर करें कि ये कितनी घिनौनी चीज़ है जो हो रही है और ये इन लोगों को किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक बात है कि बरतानवी पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी, बरतानवी पुलिस ले ही नहीं सकती क्योंकि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और स्क्रूटनी है। उन्होंने कानून के मुताबिक चलना है और कानून के मुताबिक लंदन में मेरी राय में तो यहाँ पे ना ही कोई ऑफेंस हुआ है ना ही ऐसा कोई मामला हुआ है। तो देखते हैं ये मामला आगे किस तरफ जाता है। आने वाले दिनों में इसमें बड़ी डेवलपमेंट होंगी और पाकिस्तानी हुकूमत को और मोहसिन नकवी की ये पूरी कोशिश है, ये बैकफायर करने वाली है, याद रखिएगा। अब आते हैं जनाब दूसरी खबर की जानिब। वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान में एक अखबार है जो बिजनेस के हिसाब से बड़ा जाना माना जाता है। वो सियासी खबरें कम करते हैं, बिजनेस इकॉनमी से रिलेटेड ज्यादा उनकी खबरें होती हैं। बिजनेस रिकॉर्डर, उनका आज एक एडिटोरियल है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा उसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। ये है एडिटोरियल IPP's इवन हैंडेड गवर्नमेंट अप्रोच। ये 11 नवंबर 2024 को पब्लिश हुआ है। अब इसके मुताबिक देखिए दो चीजें हैं, ये एडिटोरियल में भी बात हो रही है और मैं भी बात करता हूं बारहा कि जो पाकिस्तान में IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, स्पेशली जो 2015 के कॉन्ट्रैक्ट्स थे और जो उससे पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो बड़े लूप साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स थे क्योंकि उन एग्रीमेंट्स के मुताबिक ये जितनी IPP कंपनीज हैं उनको बेनिफिट बहुत ज्यादा था और इसका फायदा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के कस्टमर्स कंज्यूमर को बहुत कम था क्योंकि उसमें जो कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल सरचार्ज की मद में जो एग्रीमेंट्स किए गए और फिर उसमें जो करेंसी रखी गई ट्रांजैक्शन की, डॉलर की, वो सारी रखी गई, जिसका सोचा नहीं गया उस वक्त के फैसला साजों की जानिब से। न जाने उसमें क्या रीजन थी, कोई किकबैक्स थे, कमीशंस थे या कोई और चीज थी, जिसकी वजह से आज हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और बिजली की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि अब निजाम का चलना मुश्किल हो गया। फिर अब आप आ जाइए, अब ये स्टोरी क्या कहती है? स्टोरी ये कहती है कि दोस्त धांधली जबरदस्ती से एग्रीमेंट्स सेटलमेंट के साइन करवाए गए IPP वालों से और जिसका एक बेनिफिट आवाम को तो मिला, 20-25 रुपए का तकरीबन फर्क आ गया आपका बिलों के ऊपर यूनिट्स के हिसाब से, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसके दूररस्त नताइज बहुत खौफनाक हैं। सेटलमेंट होनी चाहिए थी, इनके साथ रीनिगोशिएट भी होना चाहिए था और IPPs वालों को ये चीजें सेटलमेंट करनी भी चाहिए थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं यहां जिस चीज का जिक्र करना चाहता हूं और जो बिजनेस रिकॉर्डर की खबर ने भी किया है वो है कि ये सेटलमेंट किस तरह से की गई है। क्योंकि ये जो सेटलमेंट जिस तरह से की गई है उससे एक तो आपको पता चलता है कि माइंड सेट क्या है इस वक्त रजीम का, और दूसरा आपको ये पता चलता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इकोनॉमी के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और बिजनेस के हिसाब से हमारी हालात बदतर होने वाले हैं। अच्छा, अब ये अप्रोच क्या थी जी? अप्रोच ये थी, ये चीज अब बिजनेस रिकॉर्डर में नहीं लिखी गई लेकिन मैंने खुद उन लोगों के मुंह से सुनी है और हमारे कुछ जराए ने भी बयान की है कि जिन लोगों ने, जो IPP वाले जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसमें पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, बड़ी फैमिलीज हैं, बड़े नाम हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उन्हें बुलाया गया, उनके CEOs को बुलाया गया, उनके कानूनी माहिरीन को बुलाया गया और 2-3 लोगों को, यानी कि वो तमाम लोगों को एक फौजी दफ्तर में बुलाया गया और वहां पे इसी फौजी दफ्तर में से एक शख्स, जो आप कह लीजिए कोई वो मतलब वो वाला डर्टी हैरी नहीं, लेकिन एक कोई डर्टी हैरी, आपको पता है आजकल जिसके हाथ में डंडा है हर बंदा डर्टी हैरी बना हुआ है, चाहे वो पुलिस वाला हो या खुफिया वाला हो। उन्होंने उनको वहां बिठाया। जब वो लोग मीटिंग रूम में बैठे हुए थे तो वहां पे बाकायदा फौजी लिबास में गनमैन्स मौजूद थे जिनके पास बंदूकें थी और वो बिजनेसमैन बड़े हैरान भी हुए कि कभी हमारे साथ इससे पहले फौजियों ने बड़ी मीटिंग्स की, इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मीटिंग्स होती थी, तो ये घर पे तो कभी नहीं होते थे। उनमें से किसी ने डरते डरते पूछा कि हजूर ये इसकी क्या जरूरत? उन्होंने कहा ये असल में आपकी हिफाजत के लिए। उसके बाद उन लोगों को एक पहले से बनाया हुआ सेटलमेंट एग्रीमेंट उनके सामने मेज पर रखा गया और उनको कहा गया कि आप इसके ऊपर दस्तखत करें।
तो कुछ लोगों ने वहां पे अर्ज करने की कोशिश की कि हुजूर ये मामले ऐसे नहीं होते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है और हमारा ये देखिए फलाना है, इसके अंदर क्लॉज है, सॉवरेन गारंटी हमें हासिल है और ये तो आर्बिट्रेशन का मामला है, ये इस कमरे में बैठ के। तो उन्होंने कहा जनाब वो जो आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्दी की टोकरी में, ये नया कॉन्ट्रैक्ट है, आपने इसके ऊपर दस्तखत करने, और अगर आप दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर अपने नुकसान के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, आप जान लें, क्योंकि हमें तो फिर कुछ और काम आता नहीं है। यहां पे एक लम्हा तौक़ुफ़ करके मैं आपको याद कराता हूं कि ये अप्रोच सिर्फ इस वक्त फौज की नहीं है या आईएसआई वालों की नहीं है या इनके एजेंसियों वालों की नहीं है, ये अप्रोच इस वक्त हमारे सियासतदानों की भी बन चुकी है। बल्कि पाकिस्तान के सबसे लिबरल सियासी जमात अपने आप को कहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इसी तरह की एक धमकी लगाई थी जिस वक्त आईनी तरमीम 26वीं हो रही थी, और उन्होंने कहा था कि अगर आप सीधे तरीके से इसके ऊपर एग्री नहीं करेंगे तो फिर हम ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये वो वाली ब्रूट फोर्स है जो फिर बिजनेसमैनों के साथ इस्तेमाल की गई और उनसे आईपीपी एग्रीमेंट्स के ऊपर, सेटलमेंट्स के ऊपर दस्तखत करवाए गए और फिर वो दस्तखत करने के बाद नाफिजुल अमल हो गए। लेकिन अब इसका दूरपार नुकसान आपको क्या है? दूरपार नुकसान ये है कि आज पाकिस्तान शिद्दत के साथ कोशिश कर रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट लेके आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, लोकल इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस हो, सर्कुलेशन ऑफ मनी, वेल्थ हो, जिससे आपकी इकोनॉमी का पहिया चल सके। लेकिन आप जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन की जो एक अपनी एक कम्युनिटी है, वो इन्वेस्टर है, वो बिजनेस किसी चैरिटी के लिए नहीं करता, वो बिजनेस इसलिए करता है कि उसको खातिर खा प्रॉफिट हो सके, फायदा हासिल हो सके। लेकिन इस वाली एपिसोड के बाद यही जो बिजनेसमैन हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये जाके आपस में बात करते हैं, ये फिर फॉरेन बिजनेसमैन से भी बात करते हैं और उन सबको इन्होंने ये किस्सा सुनाया। अगर ये किस्सा मेरे पास पहुंचा है कि किस तरह से ब्रूट फोर्स को इस्तेमाल करके इनसे एग्रीमेंट साइन करवाए गए हैं, तो आप यकीन जानिए कि ये वाली दास्तान जो है ना, बिजनेसमैनों को तमाम को लफ्ज़ ब लफ्ज़ मालूम होगी। तो उसके बाद मुझे बताइए कि कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान में इस तरह के हालात में, जहां पे सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है, जहां पे बिजनेस को करने का तरीका आर्बिट्रेशन या कोई निगोशिएशंस नहीं है, बल्कि गन पॉइंट के ऊपर आपसे दस्तखत करवाने हैं। मैं यकीन जानिए इन तमाम आईपीपीज के सख्त खिलाफ हूं, मैं इन आईपीपी के सेठों के सख्त खिलाफ हूं। इन जो एग्रीमेंट हमारे साथ मुल्क के साथ किया हुआ था, वो एक ऐसा जहरीला एग्रीमेंट था जिसने आपकी इकॉनमी को बिठा दिया। लेकिन याद रखिए कि अगर आपने निज़ाम की दुरुस्तगी करनी है तो आप गलत अंदाज से निज़ाम की दुरुस्तगी नहीं कर सकते। आज आपकी हरकत से पाकिस्तान में इकॉनमी का गला घुट जाएगा। इसके बाद यकीन जान लीजिए कि इस मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी 2 दिन पहले मैं सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आबाद, जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट वालों का एक इदारा है, उनके चेयरमैन की बात सुन रहा था। उन्होंने मुआजना करके बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट की बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब 50% तक टैक्स है, जबकि कराची से कुछ आधे घंटे की मुसाफत या 1 घंटे की मुसाफत के ऊपर जो जगह है दुबई, वहां पे आपको सहूलत है और आप क्यों, और फिर आपका रेट ऑफ रिटर्न भी है और फिर आपकी वहां की करेंसी भी नहीं डूबती है। तो बिजनेस करने के लिए कंपेटिटिव माहौल बनाना पड़ता है जहां पे आप लोगों की निस्बत बेहतर लोगों को रिटर्न ऑफर कर सके। अगर आप लोगों को ये ऑफर कर रहे हैं दोस्त धांधली जबरदस्ती, तो फिर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? ये वो वाला सवाल है जो जिनके पास ब्रूट फोर्स है उनको सोचना चाहिए कि आपने अगर ये काम इस तरीके से करना है, बिजनेसेस इस तरीके से करने हैं, तो फिर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मैं चलते चलते आपको किस्सा सुना देता हूँ। हमारे दौर का नया हुकूमत आई थी, शायद 2018 या 19 की बात है, 18 का आखिर होगा, 19 का अवाइल होगा। हम खान साहब के साथ दुबई गए थे, यूएई गए थे। पहले अबू धाबी में मीटिंग थी, उसके बाद दुबई में भी बड़ी मुख्तसर हमारी मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में याद कराता चलूँ जनरल आसिम मुनीर साहब को, क्योंकि उस मीटिंग में हमारे साथ 4 कोई हम वजीर थे, 2 वजीर थे और 2 मुशीर थे। मैं था, रज़ाक दाऊद थे, अली असद उमर थे और अली
जैदी थे। और फिर हमारे साथ जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर जो उस वक्त DGIS आए थे वो भी साथ थे। हम जब दुबई के हाकिम के बैठे उनके साथ मुलाकात के लिए और वहाँ पे हमारी जब बातचीत हुई तो इमरान खान साहब ने उन्हें कहा जी कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ करें, हमें बड़ी ज़रूरत है वगैरह वगैरह जो एक होती है रस्मी। उसके ऊपर दुबई के हाकिम ने हमें दो बातें सुनाई। उन्होंने कहा खान साहब, और इमरान खान साहब से उनके पुराने ज़ाती मुरासम भी थे, वो बहुत बेहतर जानते थे और बड़ा हाईली रिगार्ड करते थे खान साहब का। तो उन्होंने खान साहब को बड़े भाई की तरह समझाते हुए कहा कि देखिए जो बिजनेस है, मेरे वालिद, वो शेख जो थे अपने वालिद का बता रहे थे कि मुझे बता के गए हैं कि बिजनेस वाले जो हैं वो एक परिंदों की मानद होते हैं कि वो पहले एक आता है, वो देखता है यहाँ पे दाना अच्छा है, यहाँ पे फायर वायर कोई नहीं होता, कोई शिकारी नहीं है, माहौल अच्छा है, वो फिर बाकी परिंदों को बताता है और फिर बहुत सारे परिंदे वहां पे आ जाते हैं और चहल पहल हो जाती है। अगर एक भी गोली चल जाए तो वो परिंदे उड़ जाते हैं और फिर उनका दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने दुबई की सक्सेस की वजह बताई कि दुबई में इन्वेस्टर्स को और जो लोग आते हैं उन्हें हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, हम अपना कानून किसी को तोड़ने नहीं देते। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके साथ कानून के मुताबिक फिर हम पूरी कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट और उसका तहफ़्फ़ुज़, ये हम बड़ा लाजिम बनाते हैं। उन्होंने कहा आपके पाकिस्तान में मसला ये है कि पहले तो बात है कि कोई सहूलत ही नहीं है इन्वेस्टर के लिए। आपके यहाँ NOC, और ये अब दुबई का हाकिम कह रहा है कि आपके यहाँ NOC है। वो शेख कहता है व्हाट इज NOC? वो बेचारा आता है, वो बाहर से इन्वेस्टर आता है, उसको NOC के चक्कर में पहले ब्यूरोक्रेसी अपनी चक्की में घुसाती है, गड़ती है और आखिर में तंग आकर वो रिश्वत दे के अपना काम करता है। और जब वो रिश्वत दे के अपना काम करवाता है, क्योंकि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट तो करनी है, बिजनेस तो करना है, तो फिर उसके ऊपर से नैब आ जाती है और फिर नैब आ कहती है कि भाई अब हमारा हिस्सा लेके आओ। तो उन्होंने कहा जब तक आपके यहाँ ये दोनों सिस्टम, एक आपकी ये NOC यानी कि रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी जो माहौल के लिए तबाहकुन है, और दूसरा आपका अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर टारगेटिंग और फर्दर करप्शन, ये जब तक है आपके मुल्क में निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। इस किस्से में बड़ा सबक है हमारे लिए। हमें अब अपने आप से सच बोलने की ज़रूरत है। हमने इस वक्त पाकिस्तान में ये जो हम ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं और जिस किस्म की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं और बिजनेसमैनों को डरा धमका के गन पॉइंट के ऊपर उनके साथ निगोशिएशंस तो खैर छोड़िए, रीसेटलमेंट कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए, मुल्क की इकॉनमी के लिए जहर कातिल होगा। इस बात को याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।